सर्वाइवर सीरीज अगला शो है तो सीएम पंक के बिना किसी रॉ के एपिसोड की बात आए ऐसा हो नहीं सकता। और शायद ये भी पता लग गया है कि रैंडी ओटन कैसे रिटर्न करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर काफी सारी बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं मैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस और मैं स्टिल तुम्हारा चैंपियन हूं। और इसके लिए वो दो लोगों का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले वो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं कि कैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ वो फाइट करके वो और ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि उसने कहा था कि जजमेंट डे इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तो जजमेंट डे यहां पर इन्वॉल्व नहीं हुई। और दूसरा नाम वो लेते हैं सैमी ज़ेन का। कहते हैं सैमी ज़ेन के बारे में तो बात क्या कर रहे हैं, इनको बुला ही लेते हैं। तो उसके बाद सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग भी होता है। सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मैं तुझको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए और मैं तुझे रीपे करना चाहता हूँ तूने ये जो भी किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीजन बने थे। क्योंकि सैमी ज़ेन ने एंड में डेविन प्रीस्ट को रोक दिया था, वो हमको सब पता है क्राउन जूल में क्या हुआ था। इसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं देखो भाई मैं सिंपल सा बता दूं, मुझे अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। जजमेंट डे ने पूरा मंडे नाइट रॉ पर कब्जा किया है, सारी चैंपियनशिप उनके पास है। तो अगर डेमन प्रीस्ट कैश इन करके सेथ रॉलिंस तेरे पास से चैंपियनशिप ले लेता तो ये फिर से ब्लड लाइन 2.0 वाला सिनेरियो हो जाता कि सारी की सारी चैंपियनशिप उनके पास है। और ये चीज मैं तो होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, इस वजह से मैंने ये चीज करी है। सेथ रॉलिंस की बात कहते हैं देखो हाँ चलो सही कह रहे हो, लेकिन जजमेंट डे नहीं चलाती मंडे नाइट रॉ, मेरे पास है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, मैं चलाता हूं मंडे नाइट रॉ को। और उसके बाद वो कहते हैं मैं तुझे रीपे ऐसे करना चाहता हूं, मेरे पास ये चैंपियनशिप है, मैं तुझे मौका देता हूं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के इस मैच के लिए, बस तुझे जगह का नाम बताना है कहां पर मैच चाहिए। सैमी ज़ेन बोलते हैं अरे ये मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि मुझे ऐसे एकदम से मैच मिल जाएगा चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वो कहते हैं देखो मैं अभी 100% एक फाइटिंग चैंपियन के सामने लड़ना चाहूंगा और इस समय सेथ रॉलिंस तुम 100% नहीं हो। ये कह के क्राउड वहां का उदास हो जाता है। यार भाई मतलब थोड़ा सा ये पप्पू सा स्टेटमेंट तो था कि भाई सामने से मौका मिल रहा है और तुम इतना भाईचारा निभा रहे हो कि नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे, हम तो तभी लेंगे जब सेथ रॉलिंस के पास सेथ रॉलिंस 100% होंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तू समझ नहीं रहा क्या, सैमी ज़ेन हम दोनों एक ही ब्रीड के बंदे, हम कभी भी 100% रहे क्या, हमने कितना सारा स्ट्रगल किया, हम कभी भी 100% नहीं रहते, हम हमेशा कुछ भी सिचुएशन हो अपना 100% झोंकते हैं। और ये सारी बातें सुन के सैमी ज़ेन का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है और वो ये कहते हैं आज ही मैच चाहिए राइट हियर टुनाइट। और जैसे ही उन्होंने ये बोला मंडे नाइट रॉ का डेफिनेटली सबसे तगड़ा पॉप, शायद मेन इवेंट से भी ज्यादा मुझे तो यहां पर फील हुआ जैसे ही वहां का क्राउड खुश होता कि अरे आज हमें ये मैच मिलेगा। अब सेथ रॉलिंस भाई थोड़ा सा चुप होगा कि अरे यार इसने तो सच में अभी मैच करने के लिए बोल दिया। तो इसके बाद वो हाथ पाथ मिलाते हैं और इनका जो मैच है आज के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद गए शो पर न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे का मैच था। डेविन प्रीस्ट ने इस मैच में गलती से एक बार फिन बैलर के ऊपर अनइंटेंशनल अटैक कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट तो जजमेंट डे के फेवर में ही आना था। साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगता है। उसके बाद फिन बैलर का कोरियोग्राफ फिनिशर के साथ इस मैच में जो जजमेंट डे है वो ये वाला मैच जीत गई। बैक स्टेज से एक सेगमेंट था या क्या था, छोटा सा था, ड्रू मैकिंटायर क्या बोलेंगे अब मैच हारने क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आज के शो से। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं बाहर, जो इंटरव्यूअर है उनके पास जाती है माइक लेके, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया कि तुम हारे, कुछ उसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने कमेंट नहीं किया। मतलब WWE भी इस चीज को अपने पास संजो के रखना चाह रही है, नहीं नहीं अभी नहीं बताएंगे कि ड्रू मैकिंटायर इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट यस वो स्टोरी लाइन कहां जा सकती है उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट शो पर मैच आता है नाकामुरा वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच में। और यार अब आप बताना मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं, अगर नाकामुरा को सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिया था और वो इवन बहुत क्लोज भी आ गए थे उनको हराने के लिए, तो क्या अकीरा टोजावा के साथ उनको मैच देना चाहिए था रॉ में। और ऊपर से मैच मैं सोच रहा था 10 सेकंड का होगा, लेकिन इस मैच को लंबा भी खींच दिया। चलो अकीरा टोजावा के लिए अच्छा जरूर लगा कि नाकामुरा के साथ उनको मैच मिल रहा है, लेकिन फिर ये थोड़ा ऐसा अजीब सा डिसीजन नहीं है कि एक टाइम पे नाकामुरा को वैसे दिखा रहे हैं, फिर भले ही मैच वो जीत गए, लेकिन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। आप बताना आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो। लेकिन इस मैच में एक चीज होती है जो कि रॉ की हाईलाइट बनी और वो था इस मैच में जो सीएम पंक के चैंट लग रहे थे। काफी क्लियरली वो चीज सुनी जा सकती थी WWE की प्रोग्रामिंग में कि वहां पर सीएम पंक के चैंट लग रहे हैं और ये चीज अब आगे होनी है। मैंने तो कोई नोटिस नहीं किया, वैसे आपने किया तो बताना कि क्या सीएम पंक का कोई रेफरेंस था आज शो पर। बाकी अगर कुछ होगा तो सब कुछ देख के आपके लिए तो उस चीज आ जाएगी, लेकिन जब मैंने रॉ लाइव देखी मेरे को ऐसा कुछ खास ऐसा लगा नहीं कि कुछ मेंशन किया गया है। इसके बाद गाइस शो पर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच।
और यार बहुत बढ़िया मैच मंडे नाइट रॉ का ये। अगर ये मैच में अगर बस इस मैच में अगर स्टार पावर बढ़ा देते ना तो आप कहते भाई इस मैच को तो किसी भी बड़े पीपीवी में बुक कर सकते हैं आराम से। अब वही है कि सुपरस्टार्स अगर मिड लेवल के होते हैं तो फिर उस मैच को उस तरीके से देखते नहीं, लेकिन ये ज्यादा प्रेज डिजर्व करता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस आइवार वर्सेस मिज वर्सेस रिकोशे के बीच में मैच, रिंग साइड पर आइवार और ब्रॉनसन रीड का जो एक कोलिजन होता है, टॉप रोप पे दोनों बड़े बंदे चढ़ जाते हैं और मिज एंड रिकोशे ने वहां से इनको जो पटका था, वो कैमरा का मूवमेंट भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल उस एंगल से दिखाया कि जैसे कि पूरा शेक हुआ तगड़ा वाला। अब मैच में फिर से वो मूवमेंट है कि दोनों आइवार और ब्रॉनसन टॉप पर चढ़ गए हैं। आइवार ने तो अपना मून शॉट सक्सेसफुली मार दिया रिकोशे के ऊपर, लेकिन जब ब्रॉनसन रीड वहां से मार रहे होते हैं, उनका तो मून शॉट नहीं, उनका तो सुनामी है, तो मिज वहां से हट गए। आइवार और मिज दोनों ने सेम टाइम पर पिन किया और रिजल्ट निकला, आइवार उधर अपने खुश है, मिज उधर अपने खुश हैं। मैच का रिजल्ट क्या था क्या नहीं था कंफ्यूजन था, लेकिन जो अनाउंसर है वहां से ये बात बोली जाती है कि मिज इस मैच के विनर है। तो इसका मतलब कि मिज अब नेक्स्ट जा रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जैसा रिजल्ट हमको पता चला। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आइवार और मिज का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया, क्योंकि इस मैच के खत्म होने के बाद आइवार ने अच्छी तरीके से मिज की तोड़ाई कर दी थी। और मिज इस मैच में जो रेसलिंग स्किल्स दिखा रहे थे अपनी, ऐसा क्लियरली देख के लग रहा था, पहले तो उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा था इस मैच में, स्पेशली जो उन्होंने वो डीडीटी मारी थी, उसके बाद वो टर्न बगल से जो उन्होंने वो एक सीक्वेंस बनाया था, वो बहुत फैंस को अच्छा भी लगा। और मतलब क्राउड बहुत ज्यादा बैक कर रहा है इस समय मिज को। क्लियरली मिज का फेस टर्न बहुत 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 अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद डीआईवाई वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में टैग टीम मैच था। और यार मुझे बताना, अब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं टोमासो ciampa फिर जॉनी गार्गानो के अगेंस्ट हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आज से 4 साल पहले का ट्रिपल एच होता, अगर उसको बुक करने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली इस मैच के रिजल्ट में जो टोमासो ciampa है एंड जो जॉनी गार्गानो है वही मैच को जीतते। मैच का रिजल्ट की बात नहीं है यहाँ पे। अब ऐसा पता कैसा लग रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच को पता है भाई सब तो मेरा ही राज है अब, तो चलो पहले तो ऐसे होता था कि मेन रोस्टर में एनएक्सटी जीतनी चाहिए तब जाके, क्योंकि मैं एनएक्सटी वाला बंदा हूं। लेकिन अब मेन बंदे ही ट्रिपल एच बन गए, तो अब सारी ही बुकिंग उनके पास है, तो जो एनएक्सटी के बंदों के साथ उनकी एक थोड़ा क्लोज रिलेशन रहता था वो कम लग रहा है मुझे, ऐसा मेरा सोचना, हो सकता है मैं गलत भी हूं। काइजर की इस मैच में इन्वॉल्वमेंट होती है और इसकी वजह से क्रीड ब्रदर्स से मैच जीत जाते हैं। और इस मैच को भी रेसलिंग के हिसाब से जितना प्रेज मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा जो मुझे लग रहा है सीन उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। क्राउड चैंट होते हैं जॉनी गार्गानो टोमासो ciampa के लिए, लेकिन वो एक लिमिट, मतलब कैसे समझाऊं मैं इसे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा अभी। बाकी मेरा तो इसके ऊपर अभी ये ओपिनियन है। इसके बाद अगली चीज होती है बैक स्टेज से सैमी ज़ेन अपना एलिमिनेशन चेंबर का वो पूरा सीन देख रहे हैं कि कैसे रोमन रेंज के सामने जब वो आए थे नहीं जीत पाए चैंपियनशिप, ये देखते देखते जे ऊसो भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं माय डॉग सैमी ज़ेन आज चैंपियनशिप जीते तो आज तेरे पास मौका है। तो ऐसा करके वो उनकी जो हौसला है उसको बढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं नेक्स्ट वीक फिर हम उसके बाद दोनों ही चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि इनका कोडी रोड्स और जे ऊसो का भी मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट द जजमेंट डे। इसके बाद शो पर आता बैटल रॉयल मैच नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, और रिया रिप्ली की चैंपियनशिप के लिए था। बेकी लिंच भी मैच का पार्ट थी, लेकिन ज़ाया ली ने पहले आकर उनको मैच की इक्वेशन से बाहर कर दिया। निकी क्रॉस बीच में बिल्कुल ऐसे कैसे ऐसा बुत्ते की तरह खड़ी हुई है वो, और वो मूवमेंट बड़ा अच्छा था जब रकेल रोड्रिगेज और नाया जैक्स आ जाती हैं और बिल्कुल तब भी निकी क्रॉस बीच में ही खड़ी है, और उसके बाद उनको टर्न बकल के ऊपर से मतलब टॉप रोप से बाहर भी फेंक दिया। उसके बाद भी जो उनका रिएक्शन है वो न्यूट्रल सा ही था। तो ये अलग ही गिमिक प्ले कर रही है निकी क्रॉस। मैच की एंडिंग में वो 4-5 सुपरस्टार्स ही होते हैं जो जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पॉटलाइट में डाल रही है। एंड में शेना बेजलर और जोई स्टार्क बचते हैं, और जोई स्टार्क ने एलिमिनेट कर दिया इस मैच में शेना बेजलर को, और वो अब चैलेंज करेंगी रिया रिप्ली को एट सर्वाइवर सीरीज के मैच में उनकी चैंपियनशिप के लिए। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच था। बताने की तो शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा मैच था शो से। क्राउड बहुत ज्यादा इस मैच में हॉट था। वो एक सीक्वेंस कितना कमाल का था जब ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया, उसके बाद एक्सप्लोडर सुप्लेक्स लगाया, उसके बाद जब वो अपना हलवा किक मारने आ रहे होते हैं तो सुपर किक मारी सेथ रॉलिंस ने, उसके बाद उन्होंने पेडिग्री मारी, पिन फॉल किया, बहुत ज्यादा क्लोज किक आउट होता है। एंड देन यहाँ पे बॉस्टन क्रैब में सैमी ज़ेन ने फंसाया होता है उनको, पता नहीं कैसे घुसेड़ के उन्होंने पिन कर दिया सैमी ज़ेन को इस मैच में, और अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। मतलब मैच हारे सैमी ज़ेन, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रद्दी दिखा के मैच हरवाया हो। मैच खत्म होने के बाद दोनों के बीच हैंडशेक होता है, क्राउड इस पर रिएक्शन भी बहुत अच्छा दे रहा होता है। लेकिन जब सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं, जजमेंट डे के चारों मेंबर मतलब रिया रिप्ली को हटा के जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डेमन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब ये चीज सेथ रॉलिंस देखते हैं तो उसके बाद वो बचाने के लिए सेथ रॉलिंस के ऊपर कूदते हैं, लेकिन वो चीज भी इनफ नहीं होती।
जे ऊसो आते हैं, जे ऊसो ने सुपर किक स्पीयर मारा, अब जे ऊसो भी इनफ नहीं हो रहे, तो उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। अब भयंकर वाली ब्रॉल हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन पूरी 4 वर्सेस 4 वाली बन गई है। एडम पियर्स आके कहते हैं इनफ इज इनफ, तुम सारे लोगों को गेम खेलने हैं तो चलो एट सर्वाइवर सीरीज इन वॉर गेम्स करके, और जैसे इसको विलियम रीगल ने अपना फेमस नहीं बनाया था वॉर गेम्स करके, वैसे ही शायद एडम पियर्स के साथ करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल तो देख के एवरेज सही लगा, क्योंकि विलियम रीगल का तो नेक्स्ट लेवल का ही है। इसके बाद भी सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं और कोडी रोड्स ने जंप करके फिर एक बार सबको वहां से ढेर कर दिया। जब मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर भी जाती है तब भी ये सारे के सारे लोग लड़ रहे थे। अब गाइस अभी मैच जो हमको नजर आ रहा है वो है 4 वर्सेस 4, और अगर आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे, ये अभी आप इस पॉइंट पर इसको सिर्फ एक स्पेकुलेशन की तरह ले सकते हो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अर्ली क्राउन जूल के ठीक बाद ही जो अगला शो है वहां पर अनाउंस कर दिया इस वॉर गेम्स वाले मैच को। यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज तक भी बिल्ड बनाती है और आखिर के कुछ टाइम में वाला जो मैच है उसको ऑफिशियल करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। ऐसे काफी मौकों पर होता है। अब सीन यहां पे कुछ ऐसा है कि इसके बाद एक और मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है और फिर से एक और मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, यानी कि 2 हफ्ते अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। और तो आपको इस मैच के अंदर कुछ रिवीजन कह सकते हो या फिर चेंजेस मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और गाइस जो ड्रू मैकिंटायर वाली कहानी मैंने बताया कि अभी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मैच बना सकती है जब ड्रू मैकिंटायर भी जजमेंट डे के साथ आ जाए, क्योंकि क्राउन जूल का वो सेगमेंट तो आपको पता ही होगा, वो रियर रिप्ली के साथ वो बैक स्टेज थे। तो यहां पर जजमेंट डे के हो गए 5 बंदे, जो कि ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर का इंक्लूजन मुझे लगता है सिर्फ टेम्परेरी होगा। अब यहां पे होते हैं 4 बंदे और बेबीफेस टीम को जरूरत है एक और सुपरस्टार की, तो शायद एक सरप्राइज रिटर्न जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स में बुक करती है, जैसे केविन ओवेंस का मुझे याद आता है एनएक्सटी में जब कोई एक बंदे की उनको जरूरत थी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको कहा था सर्वाइवर सीरीज के दिन ये रिवील होगा। और शायद ये एक तरीका है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रैंडी ओटन के रिटर्न का एट सर्वाइवर सीरीज, जब वो सीधा वॉर गेम्स के मैच के अंदर एंट्री लेंगे। फिलहाल एक सिनेरियो यहां से बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, इससे पहले वो चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का तरीका हो सकता है रैंडी ओटन को स्टोरी लाइन्स के अंदर डालने का, और उसके बाद आगे जाके सर्वाइवर सीरीज के बाद वो रेसलमेनिया तक के लिए अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको डिफरेंट पाथ पर देख सकते हैं। हाँ, सीएम पंक के बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन शायद यहां पे वो चीज ना हो या दोनों में से कुछ ना हो। चलो टाइम बताएगा सारा सीन, लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।